विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का विषय विज्ञान पाठ है जो जीव जगत हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम वर्गीकरण के सहायक साधनों के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम किसी जीव का अध्ययन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं तो उनमें उनकी पहचान करते हैं तो उनके लिए सहायक साधन कौन कौन से होते हैं जहां हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, जिन जहाँ से हमें जीवों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्गीकरण के सहायक जो साधन हैं जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला या प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं या प्राकृतिक आवास में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत पौधों व जंतुओं की वास्तविक नमूनों को एकत्र किया जाता है और ये वर्गीकरण अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत होते हैं। तो इन प्रयोगशालाओं में जहाँ पर जीवों के अवशेषों को संरक्षित रखा जाता है, ऐसे अनेक साधन हैं जहाँ से हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, जहाँ से हमें जीवों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आता है, फर्स्ट जो सहायक साधन है उसका नाम है हर्बेरियम। इसे हम पादप संग्रहालय या पादपालय भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने इस हर्बेरियम नाम सबसे पहली बार सुना होगा कि हर्बेरियम क्या होते हैं, क्योंकि आपके लिए ये शब्द एक नया शब्द है। तो वैसे इसका नाम है पादप संग्रहालय या पादपालय भी कहते हैं। इसमें पादपों के जो अवशेष होते हैं उनको संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो जिसके अंतर्गत कई गतिविधियां की जाती हैं। जैसे अब हर्बेरियम क्या होते हैं? पादपों का ऐसा संग्रह जिसमें पौधों को सुखाया जाता है, कागजों में दबाकर वर्गीकरण की मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से भविष्य में अध्ययन हेतु सुरक्षित रखा जाता है, हर्बेरियम कहलाते हैं। तो हर्बेरियम इन्हें पादप संग्रहालय या पादपालय भी कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या बात कही कि जैसे कोई पादप है, उस पादप के कोई भी परिपक्व भाग, जैसे कोई शाखा है, मतलब ऐसा पौधा लेते हैं जिसमें पूरी तरह इतना बड़ा पौधा जिसमें उसकी शाखाएं भी हो, पत्तियां भी हो, उसमें उसके पुष्प भी हो, उसकी जड़ें भी हो, ऐसे छोटे पादप को क्या करते हैं, जड़ सहित उखाड़ कर उसको सुखाया जाता है पहले, और सुखाकर उसको कागज़ में दबाया जाता है। जैसे ये कागज़ में दबा दिया और उसको दबा के रखा जाता है। फिर उसको प्रेस किया जाता है ताकि वो उसके कागज़ पर एकदम अच्छी तरह से वो दब जाए। तो जब वो पौधा प्रेस हो जाता है तो प्रेस होने के बाद में उस पौधे को क्या करते हैं, उसे सावधानी पूर्वक पहले 24 घंटे, मतलब ये जो कागज़ होते हैं पौधे को ऐसे नहीं है कि थोड़ा सूख गया है ऐसे, तो पूरी तरह सुखाया जाता है। तो 24 घंटे में मान लीजिए एक कागज़ के अंदर दबा हुआ है, फिर कागज़ चेंज भी करते हैं, दूसरे कागज़ में दबाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। फिर उसे एक कोई भी हर्बेरियम शीट, जो मोटी कागज़ की शीट होती है उसमें, उसके ऊपर उसे चिपकाया जाता है। ठीक है, जैसे फेविकोल से या मर्क्यूरी क्लोराइड के फेविकोल से चिपका देते हैं, या मर्क्यूरी क्लोराइड एक गोंद युक्त पदार्थ होता है, उसके अंदर पौधे को चिप लगा के और उसको रखा जाता है। वो उस सीट पर क्या है, जैसे ये सीट है, इस पर उस पौधे को अच्छी तरह से चिपका दिया जाता है। और चिपकाने के पश्चात उसके साइड में एक लेबल लगा दिया जाता है जिसमें उस पादप संबंधी विभिन्न जानकारियाँ होती हैं। तो कहने का मतलब पादप लिया, उसके जो परिपक्व भाग होते हैं, पूरा पौधा होना चाहिए, उसमें उसका जड़ भी होनी चाहिए, पत्तियां भी होनी चाहिए, शाखाएं भी होनी चाहिए, अगर हो तो उसमें थोड़े पुष्प हो तो वो पुष्प भी होने चाहिए। तो ऐसा परिपक्व पौधा लिया जाता है हर्बेरियम बनाने के लिए, और फिर उसे अच्छी तरह सुखा के पादप प्रेस में पंच करके, फिर जब वो अच्छी तरह पंच हो जाता है उसके बाद में एक हर्बेरियम शीट जो होती है, जिसका आकार 12x18, 12 चौड़ाई, लंबाई कितनी होती है 18, तो 12x18 सेंटीमीटर आकार का एक कागज़ लेते हैं जिसके ऊपर उस पादप को चिपकाया जाता है। और फिर उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं साइड में। उस लेबल पर उस पादप संबंधी
सारी जानकारियाँ अंकित होती है। तो उसमें जो पादप शीट पर जो लेबल लगता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, उस पादप संबंधी क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, एकत्र किए पादप का स्थान की पादप जो किस स्थान से लिया गया है, ठीक है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र से लिया गया है, कोई ठंडे प्रदेश से लिया गया है, कहाँ से वो स्थान, जहाँ से जैसे चूरू से लिया है, रतनगढ़ राजस्थान से लिया है, जयपुर से लिया है, कहाँ से लिया वो स्थान लिखा जाता है, पादप का नाम लिखा जाता है, उसका पादप का मतलब क्या नाम है, वानस्पतिक नाम क्या है, उस पौधे का स्थानीय नाम क्या है, उस जगह जहाँ से उसको लिया वहाँ पर उसे किस नाम से जाना जाता है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है, संग्रह की दिनांक किस तारीख को उसे तोड़ा गया, उसको आवास का प्रकार, आवास कैसा है, मरुस्थलीय है या ध्रुवीय प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, कैसा है, संग्रहकर्ता का नाम, किसने उसे संग्रह वहाँ से इकट्ठा किया उसका नाम, और अन्य जो भी जानकारियाँ उसके ऊपर पूरी लिखी हुई होती है। फिर उसको बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती हैं उनमें ऐसे खांचे बने हुए होते हैं, उनमें अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे ये रेनन कुलेसी कुल का कौन से कुल का पादप है, रेनन कुलेसी कुल का है, क्रूसीफेरी है, ठीक है, सोलेनेसी है, क्रूसीफेरी है, सोलेनेसी है, तो अलग अलग खांचे बने हुए होते हैं। अब वो किस कुल का पादप है उसी कुल की अलमारी के अंदर उसको सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उसको उसका अध्ययन किया जा सके। जिसको अध्ययन करना है वो अलमारी खोलेगा, इसको हर्बेरियम बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी काठ की अलमारियाँ होती हैं उसमें से उसको सीट को निकालेगा और उसका अध्ययन करेगा। तो हर्बेरियम के उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हर्बेरियम बनाने के उद्देश्य हैं अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। मतलब कोई ऐसे पौधे होते हैं जो भविष्य के अंदर समाप्त हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे, तो ऐसे पौधों की जानकारी अगर हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है कि ये पादप कोई समय में पृथ्वी पर था, तो उसकी जानकारी उस हर्बेरियम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित, जो दुर्लभ प्रजातियां जो कम मात्रा में इस पृथ्वी पर पाई जाती है, जो भविष्य में समाप्त होने की कगार पर, ऐसी प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए उसके हर्बेरियम बना के उनको संरक्षित किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका अध्ययन कर सकें। पादपों के अवशेषों को प्रत्यक्ष देखकर तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होते हैं। एक तो हम किसी चीज़ का चित्र देखते हैं, जैसे कोई विलुप्त प्रजाति है उसको हम चित्र देखते हैं या उसका कोई मॉडल देखते हैं, उसके बजाय उस पादप को हम, चाहे वो शुष्क की पादप हो चाहे उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख के उसका अध्ययन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके उद्देश्य है हर्बेरियम बनाने के। अब भारत में जो प्रमुख हर्बेरियम है, हर्बेरियम कहाँ कहाँ स्थित हैं, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो विश्व में भी है लेकिन भारत की कम से कम हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे विश्व की बात करते हैं तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू है वो जो इंग्लैंड में है, वीएल कॉमरो बॉटनिक इंस्टीट्यूट है वो लेनिनग्रेड में है, ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो लंदन में है। लेकिन भारत में कौन से हैं, तो भारत के जैसे प्रमुख हैं द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कोलकाता में स्थित हैं, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान का पादप संग्रहालय जो लखनऊ में है, ये उत्तर प्रदेश में, वन अनुसंधान पादप संग्रहालय ये देहरादून में है, वनस्पति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय पादप संग्रहालय ये दिल्ली में है, पादप संग्रहालय वनस्पति विज्ञान विभाग जो राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थित है, जयपुर में स्थित है। तो ये भारत के प्रमुख क्या है, हर्बेरियम है, जहाँ पर हम पादपों के हर्बेरियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ये जैसे द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता है, इसका निर्माण 1793 में हुआ था, जिसका विलियम रॉक्सबर्ग द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान है, इसका निर्माण 1948 में हुआ था। तो इनके बारे में जो भारत में है, तीसरा है वन अनुसंधान संग्रहालय जो देहरादून है, जो 1874 में अंग्रेज़ों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वनस्पति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसमें लगभग 30,000 से अधिक पादप प्रतिरूप है वो परीक्षित हैं। और जो जयपुर का है उसका 1965 में स्थापित किया गया था, ये जयपुर वाला। तो इस प्रकार से ये हर्बेरियम जो भारत में स्थापित है, इनमें विभिन्न प्रकार के पौधों का
के हर्बेरियम बनाकर उनको संरक्षित किया गया है। तो हर्बेरियम क्या है? एक पादप के अवशेष को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। और अब ये जो हर्बेरियम होते हैं उनमें उनको बड़ी बड़ी अलमारियों में, लकड़ी की बड़ी बड़ी, लोहे की बड़ी बड़ी अलमारियों में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और जो वर्गीकरण के अनुसार अलग अलग कुल के पादपों को अलग अलग जगह पे रखा जाता है ताकि खोजने में आसानी रहे। और इनके रख रखाव भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कीट कीड़े इनको ख़राब कर सकते हैं। तो इनके लिए समय समय पर मर्क्यूरस क्लोराइड के स्प्रिट का घोल भी इन पे छिड़का जाता है ताकि कोई कीट वगैरह हो तो वो नष्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से है ये हर्बेरियम के बारे में हमने पढ़ा। हर्बेरियम के बाद में हम पढ़ते हैं दूसरा जो वर्गीय सहायक साधन है, उसका नाम है वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। अब वनस्पति उद्यान जो बॉटनिकल गार्डन है वो क्या होते हैं? बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों के पौधे होते हैं, उनको वहाँ पे संरक्षित रखा जाता है। जैसे कि आप पौधे, पता है कि शीत प्रदेश में पाए जाने वाले पौधे अलग प्रकार के होते हैं, उष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग होते हैं। तो हमें ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग पौधों का अध्ययन करने के लिए हम विश्व में, पृथ्वी पर कहीं इंग्लैंड जाएं, कहीं अमेरिका जाएं, तो उनका अध्ययन करने के लिए वहाँ थोड़ी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ऐसे स्थान जहाँ विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को अनुकूल वातावरण प्रदान करके उन्हें एक जगह पर क्या रखा जाता है? संरक्षित। तो इसके लिए बॉटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, वनस्पति उद्यान बनाए जाते हैं, जहाँ पे विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में, ठंडे गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधों को उनके जो अनुकूल वातावरण प्रदान करके उनको वहाँ पर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। तो उनको सुरक्षित रखने के वो स्थान होते हैं जहाँ पर पौधे जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। तो वानस्पतिक प्रयोगशालाओं को बहिरंग प्रयोगशालाएं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न रंगों की, विभिन्न, वहाँ पे जब घूमने जाते हैं तो ऐसा वातावरण होता है, बहुरंगी वातावरण। वहाँ पे विभिन्न जातियों के पौधे, इतना सुंदर लुभावना मौसम या वातावरण होता है। इसलिए जो वानस्पतिक उद्यान है उनको बहिरंग प्रयोगशालाएँ भी कहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पौधों का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं जीवित अवस्था में। तो उसके पौधे पर, जो पौधा होता है, कोई भी पौधा, उस पर एक लेबल लगा रहता है। जैसे हमने हर्बेरियम पढ़ा, उसमें भी लेबल होता है, इसमें एक लेबल लगा रहता है। उस लेबल पर उस पौधे का वानस्पतिक नाम, उसके कुल का नाम, वह किस स्थानीय जलवायु का पौधा है, वह किस, उसकी जलवायु कैसी है, आदि की जानकारियाँ उस पर लेबल पर लिखी हुई रहती है, जो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पे उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो प्रमुख वानस्पति उद्यान जैसे हैं, तो प्रमुख वानस्पति उद्यान जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, ये जो इंग्लैंड में स्थित है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ये कोलकाता में है। इसके अलावा तीसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ भारत में है। तो इस प्रकार से भारत के और विदेशों के कुछ बॉटनिकल गार्डन हैं जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। 2 भारत के हैं, 1 इंग्लैंड का है। इसके अलावा भी अनेक है। पादुआ वानस्पति उद्यान जो इटली में है, पिसा वानस्पति उद्यान जो पिसा में है। भारत के भी अन्य हैं, जैसे लॉयड बॉटनिकल गार्डन है, ये दार्जिलिंग में है। लाल बाग उद्यान ये बेंगलुरु में है। कंपनी उद्यान ये मसूरी में है। तो इसके अलावा भी अनेक हैं, लेकिन हमें 1-2 याद रहने ज़रूरी हैं कि कोई आपसे पूछे कि नाम लिखिए तो उनके नाम है। जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, ये इंग्लैंड में स्थित है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता भारत में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। इसके अलावा वानस्पतिक उद्यान वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन है वो दार्जिलिंग में है, भारत में ही। लाल बाग उद्यान ये बेंगलुरु में है। तो ये भी है। अब जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनके हम जीवित जीवों को प्रत्यक्ष देखकर विभिन्न पौधों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु सटीक और मूलभूत आकारीय विवरण प्राप्त करते हैं, जिससे हमें उनको प्रत्यक्ष देखकर उनकी जानकारी प्राप्त होती है, उनके किस जलवायु में कौन प्रकार से किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो ये इनके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो जो बॉटनिकल गार्डन जो सबसे पहले स्थापित किया था वो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया था। किसने किया था? पहला बॉटनिकल गार्डन किसने बनाया था? अरस्तु ने।
अरस्तु ने बनाया था। आज से 2350 वर्ष पहले 2350 वर्ष पहले अरस्तु ने बनाया था। तो इसके बाद में लेकिन जो वानस्पतिक उद्यानों का वैज्ञानिक स्वरूप या उपदेयता की परिकल्पना का जो श्रेय जाता है आज अरस्तु के बाद में, वो उत्तरी अमेरिका पादप वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी शॉ। उनका नाम क्या था? हेनरी शॉ। हेनरी शॉ को जाता है। हेनरी शॉ के द्वारा 1859 में सेंट लुइस, नाम था सेंट लुइस, जो अमेरिका में मिसौरी, सेंट लुइस नामक स्थान जो अमेरिका का है, वहाँ पे मिसौरी बॉटनिक गार्डन, नाम क्या था गार्डन का? मिसौरी बॉटनिक गार्डन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी शॉ के द्वारा। कब? 1859 में। स्थान क्या था? सेंट लुइस, अमेरिका में। तो इसका जो श्रेय है गार्डन बनाने का, बाद में ही अन्य देशों में बॉटनिकल गार्डन बढ़ने लगे, भारत में भी बने। तो इस प्रकार से ये दूसरा होता है जिसमें हम जीव जो पौधे होते हैं उनको प्रत्यक्ष देखकर उनका अध्ययन करते हैं। अब हम आगे तीसरा पढ़ते हैं, संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय और म्यूजियम। तो संग्रहालय म्यूजियम क्या होते हैं? संग्रहालय म्यूजियम अपने स्कूल में भी देखते हैं। जैसे अपने जीव विज्ञान की जब प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जंतुओं को एक कांच के पात्रों में या प्लास्टिक के पात्रों में, डब्बों में, कांच के डब्बों में उनके अवशेषों को, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उनके अवशेषों को क्या रखा जाता है? संरक्षित रखा जाता है। फॉर्मेलिन के घोल में डालकर रखा जाता है। तो वो एक संग्रहालय है। वो भी एक प्रयोगशाला है। अपनी जो जीव विज्ञानी प्रयोगशाला, वो भी एक संग्रहालय, छोटा संग्रहालय, जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिलते हैं? कुछ जीवों के अवशेष वगैरह आपको मिलते हैं। वहाँ पे कंकाल भी मिलते हैं। तो वो कंकाल है रखना, ये सब क्या है? जहाँ पे रखे जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? संग्रहालय कहलाता है। उसको म्यूजियम कहते हैं। तो म्यूजियम क्या होते हैं? ये प्राय शैक्षिक संस्थानों में, जो शैक्षणिक संस्थानें हैं जैसे विद्यालय के, कॉलेजों के में स्थापित किए जाते हैं, जो प्रयोगशालाएँ होती हैं, उन संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधा, कोई भी परिरक्षित पौधा है या जो प्राणी है, जंतुओं के जो नमूने हैं, परिरक्षित घोल फॉर्मेलिन में रखे जाते हैं। आपने प्रयोगशाला में कभी जाके देखना, आपको दिखाएंगे अपने आचार्य जी सी प्रयोगशाला में। तो प्राणियों के नमूनों को सुखाकर या फिर जो प्राणी जैसे कीट वगैरह होते हैं तो उनको फॉर्मेलिन में रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको जब वो मरे हुए हों या उनको मारकर या मरे हुए हों तो उनको सुखाकर डब्बों में पिन लगा के रखा जा सकता है। तो कीटों को मार कर डिब्बों में पिन लगाकर, पक्षी है या स्तनधारी जंतु, बड़े जंतु हैं स्तनधारी या पक्षी है, तो वो सड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए उनको किस में रखा जाता है? फॉर्मेलिन, परिरक्षित घोल जैसे फॉर्मेलिन में रखा जाता है। तो आप प्रयोगशाला में देखोगे तो आपको पात्रों के अंदर वो रखे हुए मिलेंगे। या प्राणियों के जो कंकाल होते हैं, जैसे मनुष्य का कंकाल है या अन्य जंतुओं के कंकाल है, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो वो जो स्थान होते हैं जो कॉलेजों में बनाए जाते हैं, विद्यालयों में बनाए जाते हैं, वो संग्रहालय या म्यूजियम कहलाते हैं। वो छोटे हैं, ठीक है। तो ये संग्रहालय, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि कोई भी जीव है उसको हम संरचना को प्रत्यक्ष देखकर पहचान सकते हैं कि ये अमीबा है। अमीबा तो मान लीजिए कि एक कोशिक जंतु देखेंगे नहीं, तो उसमें तो आपको उसका चित्र ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो हम देख नहीं सकते। तो जैसे मकड़ी है, ठीक है, केंचुआ है, कबूतर है, सांप है, सांप की प्रजातियां हैं, बिच्छू है, केकड़े हैं, कोई भी जीव को आप प्रयोगशाला में फॉर्मेलिन में जो रखे हुए हैं उनको आप प्रत्यक्ष देखकर उनको पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा एक होते हैं प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। ये एक मनोरंजन के साधन भी है और इनसे हमें उनके बारे में, जंतुओं के बारे में जानकारी भी मिलती है। आप चिड़ियाघर में या प्राणी उपवन में, जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं, घूमने जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, तो वहाँ पे जीव जंतुओं के क्रियाकलापों को, उनके जंतुओं के बारे में प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जीवित वन आवासीय प्राणियों को रखा जाता है। उनके आपको आवास में पता चलता है कि मान लीजिए घड़ियाल है तो वो पानी में रहता है, सांप मिलते हैं आपको वहाँ पे, शेर मिलते हैं, हिरण मिलते हैं, ठीक है, बंदर मिलते हैं। तो वहाँ पे आप उनको प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिन्हें देखकर उनके व्यवहार और आवास के
वह आहार के प्रत्यक्ष देखकर जान सकते हैं, जिससे उनका आहार क्या है, वो कैसे आवास में रहते हैं, वो भोजन क्या खाते हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको उनके बारे में उनको देखकर पता चलती है। उनकी गतिविधियाँ आप देखते हो, तो ये मनोरंजन के साधन भी होते हैं। इससे उनके बारे में आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है, जानकारी भी प्राप्त होती है। तो ये अब हम पांचवा जो पढ़ते हैं, कुंजी अथवा चाबी। अब कुंजी अथवा चाबी क्या होते हैं? ये एक अन्य साधन है जिसका प्रयोग समानताओं व असमानताओं, ये देखो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, समानताओं व असमानताओं के आधार पर पौधों व प्राणियों की पहचान की जाती है, उनको देखकर, प्रत्यक्ष देखकर। अब आप कोई भी जीव को जब देखते हैं तो आपके मन में ये विचार आता है ये कौन सा जीव हो सकता है, तो उसके अध्ययन में आपको कुंजी चाबी जो सिद्धांत है, क्योंकि हर जाति का, हर वंश का, हर गण का अलग अलग एक कुंजी चाबी, एक सिद्धांत होता है, उसके अनुसार ही उसका अध्ययन किया जाता है। तो कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़ों युग्मों में जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती हैं। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने में सहायक होते हैं। दो विपरीत विकल्प होते हैं, उनमें से आप उनको एक का चुनने में क्या होते हैं, सहायता मिलती है, जिसमें एक को मान्यता व दूसरे को अमान्यता। मतलब इसका जो क्रम होता है वो हाँ ना के क्रम में चलता है, हाँ और ना, मतलब हाँ ना के अनुसार ही आप क्या करते हैं, जीव की पहचान कर सकते हैं। क्रम होता है जो कुंजी चाबी जिसका हम अध्ययन करते हैं। इसको ऐसे समझने के लिए हम एक उदाहरण भी लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये हाँ ना का सिद्धांत क्या है। तो कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो कुंजी में जो आपको बातें लिखी हुई होती है, हर गण की, हर वंश की, हर कुल की अलग अलग कुंजी होती है, उस कुंजी का पालन करना पड़ता है, जिससे हमें उस जीव की पहचान होती है। तो प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, जैसे कुल, वंश या जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। जैसे अब इसको ऐसे समझें कि हमने पढ़ा कि ये समानताओं असमानताओं पर आधारित होती है और हाँ ना पर कार्य करती है, इसमें हाँ या ना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपको कोई जीव मिला, अब आपको ये पता करना है कि ये जीव कौन सा है, तो इसके लिए कुंजी अथवा चाबी वर्ग की है जो उसका पालन करना पड़ेगा। तो जैसे वो जीव मिला, अब आपने उस जीव में मिला तो आपने उस जीव को छूकर देखा, तो अगर उसकी सतह मान लीजिए सूखी है या गीली है, अगर आप उसको छुओगे तो उसकी सतह है, छूने पर आपको गीली लगती है, जैसे नमी युक्त लगती है या सूखी लगती है। अब मान लीजिए उसकी जो सतह है वो सूखी नहीं है, गीली है, तो वो सेलेमेंडर हो सकते हैं, जैसे मेंढक हो सकता है, उभयचरी जंतु हो सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा जंतु जो उभयचरी जंतु है, मेंढक हो सकता है, कछुआ हो सकते हैं, सेलामेंडर हो सकते हैं। समझ में आ गई? तो वो तो तब की बात है जब वो मान लीजिए गीला नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि उसकी वो सतह उसकी सूखी है। अब सूखी सतह है तो कि मान लीजिए उसकी सतह सूखी है, अब सूखी है मतलब हाँ आ गया उसका उत्तर। तो हाँ आ गया तो इसका मतलब अब उसमें दो चीज़ें हो सकती है, आगे दो कड़ियाँ बढ़ेगी कि अगर सूखी है, ठीक है, तो उसकी सतह पर बाल है कि नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न था कि वो गीला है, उसकी सतह या सूखी है, तो अब दूसरा प्रश्न आ गया कि अगर मान लीजिए उसकी सतह सूखी है, गीली नहीं है, तो उसकी सतह पर बाल है, उसके शरीर पर बाल है कि नहीं है। अगर बाल नहीं है तो मतलब वो छिपकली हो सकते हैं, लिजार्ड हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं। समझ में आ गई? और अगर मान लीजिए उसके शरीर पर बाल है तो फिर दो बातें हो गई कि ऑब्जिबल थंब होते हैं, मतलब ऑपोजिबल थंब का मतलब होता है जैसे अपना ये हाथ है, ये थंब मतलब अंगूठा है। तो ऑब्जिबल थंब का मतलब होता है कि अगर अपना अंगूठा हम पांचों उंगलियों को छू सकता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जिबल थंब। अब पांचों उंगलियों को नहीं छू सकता तो वो ऑब्जिबल थंब नहीं है। जैसे कुत्ते के, शेर के, इनमें भी पंजा होता है, लेकिन उनका जो थंब होता है वो सभी अंगुलियों को छू नहीं सकता। शेर का, चीता का, कुत्ते का, बिल्ली का। मनुष्य का जो पंजा होता है उसमें जो थंब होता है वो चारों अंगुलियों को क्या कर सकता है, छू सकता है, इसको ऑब्जिबल थंब बोलते हैं, ठीक है। और जो नहीं छू सकते वो नहीं होते। तो अगर जो ऑब्जिबल थंब हो तो वो हो सकता है कि वो
नहीं है तो वो शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है। अगर ऑब्जिकल थंब है तो उसमें फिर आगे दो बातें होगी कि मान लीजिए अगर हाँ है कि ऑब्जिकल थंब है तो इसका मतलब अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर उनका ऑब्जिकल थंब है, क्योंकि गोरिल्ला आपने देखा है, गोरिल्ला के भी ऑब्जिकल थंब होते हैं कि नहीं होते। अब अगला प्रश्न क्या होगा कि अगर उसके ऑब्जिकल थंब है तो इसका मतलब वह दो पैरों पर चल सकता है कि नहीं चल सकता है। ठीक है, अगर वो दो पैरों पर नहीं चल सकता तो इसका मतलब गोरिल्ला है, और दो पैरों पर चलता है तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, मनुष्य। तो इस प्रकार से एक कुंजी है, जो कुंजी का पालन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें मनुष्य की या अन्य कोई भी प्रजाति की हमें जानकारी की पुष्टि होती है। तो इसे बोलते हैं कुंजी, जो हाँ ना के चलती है। हाँ है तो अलग जीव है, ना है तो अलग चीज़ है, नहीं है कि नहीं है, तो आगे से आगे कुंजी का प्रयोग करते रहते हैं और उस जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम कड़ियों के माध्यम से जीव की पहचान करते हैं। तो ये है कुंजी अथवा चाबी सिद्धांत। अब इसके अलावा आते हैं, एक होती है नियम पुस्तिका। पुस्तिकाएँ किताब होती है, नियम पुस्तिका जिसको बोलते हैं मैनुअल पुस्तक। उसमें किसी भी जीव की हम विस्तृत अध्ययन का साधन है। कोई भी जीव है, सभी जीव चाहे वो पौधा हो, जंतु, इसके बारे में हमें उसके अंदर विस्तृत अध्ययन का साधन है, जो हमें लाइब्रेरियों में आदि में बड़ी बड़ी जो बॉटनिकल लाइब्रेरियां होती हैं उनमें इनका अध्ययन किया जा सकता है। एक होते हैं मोनोग्राफ पुस्तक। ये भी एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी, अलग अलग विषयों की अलग अलग मोनोग्राफ, अलग अलग पुस्तकें होती हैं। इसमें कोई भी पुस्तक है तो जिसमें हमें एक विषय के बारे में पर जितना अधिक अध्ययन हम कर सकते हैं उसके बारे में पूरा अध्ययन एक पुस्तक में दिया हुआ रहता है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग पुस्तकें होती हैं जिनको मोनोग्राफ बोलते हैं। पुस्तक होती हैं जिसमें एक विषय पर एक विस्तृत जानकारी उस पुस्तक के अंदर होती है। जिसे हमें किसी भी जीव के बारे में या किसी भी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उसकी मोनोग्राम जो पुस्तक है उसमें उसका पूर्ण अध्ययन हम करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक होता है सूचीपत्र या कैटलॉग होते हैं, जिसमें कैटलॉग के माध्यम से हम उसके चित्रों को देखकर उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं सूचीपत्र। तो ये अलग अलग हैं। लास्ट आता है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पादप भी होता है ये। तो किसी भी पौधे का विस्तृत अध्ययन, जैसे उसका वास स्थान क्या है, उसका कुल क्या है, ये वंश क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी फ्लोरा के माध्यम से, ये भी एक पुस्तकें ही होती हैं जिनके माध्यम से हमें पादप जगत के जो भी जितने भी प्रकार के पौधे हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 9, इस प्रकार से हमने जो ये 9 है वर्गीकी के सहायक साधनों के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ आज हमारा ये जो पाठ है वो पूर्ण होता है। आगे हम पाठ 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपको जो दूंगा तो वो भी आपको लिख कर याद करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।